हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जो है डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 देखी थी। ये क्या था हमारा एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, और उसके लिए हमने एग्जांपल भी किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो है ये 3 डेफिनेशन दे रखे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और कहता है कि ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, ये 3 हमारी डेफिनेशन दे रखे हैं। और फिर हम डेफिनेशन 4 भी देखेंगे जो कि हमारी कहती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद में हम ये एग्जांपल्स भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या कहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है डेफिनेशन, आर इज रिलेशन इन आ सेट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और ए क्रॉस ए में हम जानते हैं किस तरह के एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आर हमारा इसका एक सबसेट होगा। अब पहली डेफिनेशन कहती है रिफ्लेक्सिव की, आर ई एफ रिफ्लेक्सिव हो गए। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये फॉर ऑल का सिंबल है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, अगर हम कोई सेट ले देते हैं ए इस तरह से 1,2,3, और आर हम ले लेते हैं सबसेट ए क्रॉस ए का, किस तरह से, आर इज इक्वल्स टू, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं 1,1 2,2 1,2 2,3 1,3, इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 1,1 भी है, 2,2 भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहता है कि ए कॉमा ए होना चाहिए आर में रिफ्लेक्सिव के लिए। पर यहाँ पे देखिए कहीं पर 3,3 आर में नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है फॉर ऑल ए के लिए है। ये चीज़ देखने वाली है फॉर ऑल के लिए। अब फॉर ऑल के लिए होना चाहिए तो 3,3 भी होना चाहिए। अब 3,3 नहीं है तो इसका मतलब आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हमें ए का हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि इफ़ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करना चाहिए, ये इम्प्लाइज दैट A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करना चाहिए A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तब हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलते थे। इसको सिमेट्रिक का बोलेंगे इफ़ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे जैसे देखिए ये 1,1 है, ठीक है, तो 1,1 बिलोंग कर रहा है, तो चाहे इसको इधर से बोलें चाहे इसको इधर से बोलें, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, पर 2,1 इसमें नहीं है। इसी तरह से 2,3 इसमें है, पर 3,2 इसमें नहीं है। एक रिलेशन हम और बना लेते हैं इस तरह से 1,2 1,1 2,2 2,1 और 1,3 3,1। ठीक है, ये एक हमारा एक इस तरह से रिलेशन हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 1,2 भी आर में, 2,1 भी आर में, तो इसका मतलब इसके लिए ये सिमेट्रिक है। 1,3 है इसमें आर में, एक और एलिमेंट अगर हम लिख लें यहाँ पे 2,3, ठीक है, 2,3। अब देखिए यहाँ पे इस पे देखने वाली चीज़ है ना, डेफिनेशन को अगर हम गौर से देखेंगे ना तो हमें आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि A1 कॉमा A2, इफ़ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए ना तो हमारा 3,1 है, आर में कहीं 3,1 नहीं है ना, तो इसका मतलब हमें 1,3 की ज़रूरत नहीं है फिर। लेकिन यहाँ पे 1,2 आर में है, तो हमें 2,1 भी आर में चाहिए, तब हम इसको सिमेट्रिक बोल पाएंगे। इस तरह से 1,3 भी आर में है, 3,1 भी आर में है। तो यहाँ तक तो ये हमारा सिमेट्रिक था, लेकिन हमने जब 2,3 लिख दिया ना, तो 3,2 को भी आर में होना चाहिए। ठीक है,
2, 3 belongs to R but 3, 2 doesn't belongs to R, hence R is not symmetric। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर ये हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, तब हमारा ये भी आर में होना चाहिए, या तो ये बिलोंग ही ना करता आर में। जैसे यहाँ पे आर में हमारा देख सकते हैं कई सारे एलिमेंट नहीं है, जैसे हमारा 2, 3 नहीं है, 2, 3 है, 3, 2 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक और देख सकते हैं, इसमें हमारा 3, 2 भी है और 1, 2 भी है। 3, 3 नहीं है। अब जब 3, 3 नहीं है तो हमें उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए यही कंडीशन है कि अगर ये बिलोंग कर जाए आर में तो इसको भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा, या तो ये आर में ना होता। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देते और इसको हटा देते, ठीक है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, तब ये हमारा आर क्या हो जाता, सिमेट्रिक हो जाता है ना। क्योंकि इसमें 2, 3 है नहीं, तो हमें 3, 2 की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये है कि अगर ये आर में है तो इसको भी आर में होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए ये इसमें होना चाहिए। अगर एक के लिए भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तीसरी है हमारी डेफिनेशन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ़ A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, ये इम्प्लाई करना चाहिए A1, A3 belongs to R for all A1, A2, A3 belongs to A। ट्रांजिटिव रिलेशन में भी हमारा इसी तरह से कि अगर A1, A2 R में है और A2, A3 R में है तो ये इम्प्लाई करेगा कि A1, A3 भी R में होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, R हम इस पर एक रिलेशन इस तरह से ले लेते हैं 1, 1, और ये हम ले लेते हैं 1, 2, 2, 3, और इस तरह से हम ले लेते हैं एक और 1, 3। ठीक है, ये हमने एक रिलेशन लिया। अब यहाँ पे देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2, 3 भी बिलोंग कर रहा हो आर में, दोनों बिलोंग कर रहे हैं। देखें यहाँ पे A1, A2 फिर A2, A3, यहाँ पे 1, 2, 2, 3 बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो ये क्या होना चाहिए कि 1, 3 भी आर में होना चाहिए, जो कि हमारा है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। हमें सिर्फ ये दोनों मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1, 3 है आर में, पर 3, समथिंग कुछ भी नहीं है आर में, तो इसके लिए हमें देखना भी नहीं है। ठीक है, यानी अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर में तब हम इसके लिए देखेंगे, लेकिन अगर इनमें से एक बिलोंग कर रहा है इन दोनों में तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1, 3 आर में है पर 3, 1 या 3, 2 कुछ भी आर में नहीं है, यानी 3, 3 भी आर में नहीं है, तो हमें इसके लिए देखना ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट बढ़ा लेता मैं 3, 2 कर देता, ठीक है, तो अब 1, 3 भी आर में है और 3, 2 भी आर में है, तो इसका मतलब 1, 2 भी आर में होना चाहिए, और जो कि है हमारा, तब भी ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। उससे पहले ये डेफिनेशन 4 देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि अ रिलेशन आर इज इन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे ना, जो हमने अभी तीनों डेफिनेशन दिखाई थी, ये तीनों अगर एक साथ किसी रिलेशन में हो जाएं, जैसे यहाँ पे हमने 3 रिलेशन लिखे थे, तो किसी में रिफ्लेक्सिव नहीं था, तो किसी में सिमेट्रिक नहीं था, तो किसी में ट्रांजिटिव नहीं था, ये ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन जो है वो एक ही रिलेशन में सेटिस्फाई कर जाएं एक साथ, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब हमारा एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है। ये क्या कहता है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर रिलेशन इन टी गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू T1, T2, T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो आर हमारा क्या होगा, टी क्रॉस टी का सबसेट होगा, है ना। इसको मैं जो है इक्विवेलेंस कॉन्ग्रुएंट रिलेशन क्या होता है हमारा, कॉन्ग्रुएंट रिलेशन होता है कि जैसे T1 और T2 ट्राइंगल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 के जो जितने भी एंगल्स हैं ना और T2 के जितने भी एंगल्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए और दोनों की साइड्स भी सेम होनी चाहिए, तो हम कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको हम नोटेशन भी एक देते हैं, जैसे ये हमारा टी हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और आर हमारा क्या है, इसके ऊपर एक रिलेशन है टी क्रॉस टी, ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन है। अब T1 इसको हम नोटेशन देते हैं कॉन्ग्रुएंट वाला, ये T2। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इस तरह से, इसको हम T1 बोल देंगे, ये हमारा T2, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ये एंगल भी सेम हो, ठीक है, और ये साइड भी सेम हो, तब हम बोलेंगे कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। और यहाँ पर यही था, इसी रिलेशन को हमें दे रखा है एग्जांपल नंबर 2 में, कि R हमारा इस तरह से रिलेशन है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो R हमारा इज रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, चूँकि अगर हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना, चूँकि दोनों सेम हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे एक दूसरे के, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, since every triangle is congruent to itself. Further, T1, T2 belongs to R, T1 congruent to T2। अब अगर T1 T2 की तरह है तो T2 भी T1 की तरह होगा, है ना, तो ये इम्प्लाइज दैट T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। जैसे अगर हमने ये नोटेशन का हिसाब से देखें, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो ये इम्प्लाई करेगा T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1। यहाँ पे क्या था, अगर हम लिखें T1, T2 belongs to R, ये इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज दैट दिस, तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, T2, T1 बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा हमारा। और ट्रांजिटिव देख लेते हैं, हेंस R इज सिमेट्रिक। मोर ओवर T1, T2 बिलोंग्स T1, T2, T2, T3 बिलोंग्स टू R। अब देखो अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर ट्राइंगल इसके सिमिलर है और ये ट्राइंगल किसी तीसरे के सिमिलर है तो ये भी उसी के सिमिलर होगा, और इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ठीक है, यह है कॉन्ग्रुएंट T2। This implies that T1 is congruent to T3. This implies that T1, T2 belongs to R. Therefore, R is equivalence relation. तो ये हमारा equivalence relation हो जाएगा, ये आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि let L be the set of all lines in a plane। किसी प्लेन में जो है जितनी भी लाइंस पॉसिबल है ना वो सारी ले रखी हैं। R be a relation in L defined as R is equals to L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये हमारा एक इस तरह का रिलेशन दे रखा है, सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसको थोड़ा देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, किस तरह का रिलेशन है, L1, L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2। ये हमारा परपेंडिकुलर का नोटेशन है। अब हमें इसको शो क्या करना है कि ये हमारा सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब देखो L1 परपेंडिकुलर L2, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू, यहाँ पर सेट ऑफ लाइंस हमारा L दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी लाइन जो है वो खुद पे परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, जबकि पैरेलल हो सकती है। अगर यहाँ पे पैरेलल कंडीशन दे रखी होती ना तो हम इसको लिख लेते कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है पर परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, जैसे ये अगर L1 है, ठीक है, तो दूसरी जो L1 होगी वो इसी के ऊपर होगी, ठीक है, तभी तो हम कहेंगे ना। जैसे चूँकि ये हमारा कहाँ है, एक प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस मान लीजिए और ये y एक्सिस पे कोई एक लाइन हमने ले ली इस तरह की, कैसे भी लाइन ले सकते हैं, इस तरह की ये लाइन ले ली,
और इसको हमने बोला कि ये हमारी क्या है, L1 है। अब अगर हमें इसकी परपेंडिकुलर देखनी होगी ना, तो ये इसी तरह की लाइनें होंगी सारी, ये सारी लाइनें इसकी जो हैं परपेंडिकुलर होंगी L1 पे, ठीक है। ये सारी लाइनें हमारी परपेंडिकुलर होंगी, पर इनमें से कोई भी लाइन हमारी L1 नहीं हो सकती। L1 चूँकि हमारी ये है और ये एक यूनिक लाइन होगी, और अगर हमें L1 दूसरी देखनी है ना तो इसी को हम लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि LR जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, चूँकि L1 कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता L1 के, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहता है कि L1, L2 belongs to R. This implies that L2, L1 belongs to R, ठीक है। अब अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर L1 जो है ये है L1 और ये है हमारी L2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर L1 पे L2 परपेंडिकुलर है तो L2 पे इसको हम ऐसे लाइन मान लेते तो इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 एंगल बनेगा ना, 90 डिग्री का। तो चाहे हम इसको इस तरह से देखें, इसको हम अगर चाहें तो इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है, और इसको हम देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, L1 हम ऊपर लिख लेते हैं और यहाँ पे L2 लिख लेते हैं, तब भी ये हमारा सेम रहेगा। तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा, चूँकि दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कभी भी कोई भी लाइन है ना, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में, तो ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए, L1, L3 बिलोंग्स टू R। अब देखो L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 पे परपेंडिकुलर होगा, तब हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। अब देखो अगर हम L1 ले लेते हैं इस तरह से, ये हम मान लेते हैं कि ये L1 है, ठीक है, और L2 हमारा क्या दे रखा है, जो L1 पे परपेंडिकुलर है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा L2 है, L2 लाइन है ये। अब हमारी L3 क्या दे रखी है, जो L2 पे परपेंडिकुलर हो, यानी कि क्या दे रखा है, L1 बिलोंग L2, L2 L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब L2 पे कौन सी परपेंडिकुलर हो सकती है, जो इसको ऐसे परपेंडिकुलर कट करती हूँ, जो भी कट करेंगी, तो हम मान लेते हैं यही वाली लाइन, ये हमारी क्या है, L3 है ना। अब यहाँ पे देखिए L1 पे परपेंडिकुलर L2 है, L2 पे L3 परपेंडिकुलर है, पर L1 जो है वो L3 के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, चूँकि R में वो सारी लाइंस हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, जबकि ये हमारी पैरेलल लाइन आ गई, तो ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन दे रखा है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि सो दैट रिलेशन आर इन अ सेट 1, 2, 3 गिवन बाई R इज इक्वल्स टू दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब देखो ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं, ये हमारा रिलेशन दे रखा है। अब देखो ये 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। हमने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन बताई थी। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो पहले डेफिनेशन रिकॉल कर लें कि डेफिनेशन कहती क्या है। डेफिनेशन हमारी क्या थी कि इफ़ A, B बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, हर एक A के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, और तीनों के लिए हमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 मिल रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है कि अगर 1, 2 इसमें है तो 2, 1 भी होना चाहिए, और 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, जबकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2 तो R में है, पर 2, 1 R में नहीं है। इसी तरह से 2, 3 R में है और 3, 2 भी R में नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें से देख सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि अगर 1, 2 R में है और 2, 3 R में है, तो 1, 3 भी R में होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1, 2 R में है, 2, 3 भी है R में, पर 1, 3 R में नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं हो सकता, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, R इज रिफ्लेक्सिव सिंस ये तीनों हमारे जो हैं R में हैं,
आल्सो आर इज नॉट सिमेट्रिक एज 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली आर इज नॉट ट्रांजिटिव, 1,2 भी आर में है, 2,3 भी आर में, बट 1,3 आर में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई। तो इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा दे रखा है कि r जो है वो हमारा रिलेशन है किसमें, z में। किस तरह से डिफाइंड है, a कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है, यानी इसमें वो सारे एलिमेंट्स जिसके लिए 2 जो है वो डिवाइड करता हो a माइनस बी को, और कहा जा रहा है कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये हमारी डेफिनेशन है। अब देखो z है हमारा, z हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि कोई भी इंटीजर होगा, और a माइनस a, इसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे अगर a कॉमा a r में है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a माइनस a, दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स 0। अब हम जानते हैं कि 0 को जो है, 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग नॉन जीरो, a मान लेते हैं इसको, जो कि नॉन जीरो हो, तो ये हमारा हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो 2 हमेशा 0 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि r इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल a। हम कोई भी इंटीजर रखेंगे ना तो a माइनस a हमें हमेशा 0 ही मिलेगा, हर एक इंटीजर के लिए ये चीज़ हमारी वैलिड है। दूसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि इफ़ a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू r। अब a1 a2 बिलोंग्स टू r है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा 2 डिवाइड्स a1 माइनस a2। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये a2 माइनस a1 हो जाएगा, है ना। 2 डिवाइड्स a माइनस a2 का ये क्या इम्प्लाई करता है हमारा, a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू n2, जहाँ पर n हमारा कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। या फिर हम इसको अगर इस तरह से देख सकते हैं, जैसे अगर हम 6 है, 6 अगर 2 से डिविजिबल है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 आ गया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। अब इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं, चूँकि a1 a2 हमें पता नहीं है क्या है, तो इसलिए हम n को भी ऐसे ही लेंगे जो कि हमें नहीं मालूम। क्योंकि अगर यहाँ पे 12 होता तो ये क्या आ जाता है हमारा, ये 3 की बजाय 6 आ जाता। तो अगर ये हमारा जो है 6 है तो ये हमारा 3 आ जाएगा, तो इसको हमने n ले लिया। और यहाँ से अगर हम देखें ये क्या इम्प्लाई करेगा, माइनस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 2। इसको हम फिलहाल कैंसिल आउट कर देते हैं। ये क्या इम्प्लाई करेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू माइनस का n इंटू 2। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, 2 डिवाइड्स a2 माइनस a1। ठीक है, क्योंकि n माइनस n हो चाहे n हो, ये हमारा रिमाइंडर है जो कि हमारा आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 था, -6 होता, -6 को अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, -3। तो इसको हम लिख सकते हैं -6 इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2, है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें मिल गया कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a2 माइनस a1 को, और चूँकि हमारा रिलेशन क्या दे रखा है, r के 2 डिवाइड्स a माइनस b। अगर कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो r में रह सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड कर रहा है a2 माइनस a1 को, तो दिस इम्प्लाइज दैट a2 कॉमा a1 बिलोंग्स टू r। अब हमने देखिए a1 कॉमा a2 r में लिया था, और हमें मिल गया कि a2 कॉमा a1 भी जो है r में है। a1 कॉमा a2 लिया था तो a2 कॉमा a1 मिल गया, तो ये हमारा r इज सिमेट्रिक। और चूँकि a1 a2 हमने एक रैंडम लिए थे तो हमारा ये फॉर ऑल के लिए ट्रू है, तो ये हमेशा सिमेट्रिक होगा चाहे हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तीसरा, चूँकि हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इफ़ तीसरी कंडीशन a1
कॉमा ए टू कॉमा A3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें कि 2 जो है वो हमारा डिवाइड कर रहा है A1 माइनस A2 को, और 2 डिवाइड कर रहा है A2 माइनस A3 को, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है कि 2 डिवाइड करे A1 माइनस A3 को, ये शो करना है हमें। अब देखो A1 माइनस A3 ये हमारा किसके इक्वल हो सकता है, A1 माइनस A3 प्लस A2 माइनस A2। हमने A2 को ऐड किया तो A2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये हम अगर देखें तो रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, 0, ठीक है। या फिर हम इसको पहले इस तरह से भी लिख सकते थे कि A1 माइनस A2 प्लस 0, और 0 की जगह पर हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, A1, और इसको हम ले लेते हैं माइनस वाले के साथ A2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्या है, ये A2, और इसको हम ले लेते हैं माइनस A3 के साथ। अब हमने देखा कि हमने पहले देखा ना कि इफ़ A1 कॉमा A2 कॉमा E3 दिस इम्प्लाइज दैट। अब अगर हमने ये R में मान लिया है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ये भी और ये भी। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, दोनों 2 से डिविजिबल है। सिंस A1 माइनस A2 एंड A2 माइनस A3 आर डिविजिबल बाई 2। अब अगर हमारा राइट हैंड साइड पूरा जो है 2 से डिविजिबल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमारा 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट A1 माइनस A3 डिविजिबल बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स A1 माइनस A3, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट A1 कॉमा A3 बिलोंग्स टू R, हेंस R इज transitive relation. This implies that R is an equivalence relation, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। तो इसके हमारे 5 एग्जाम्पल हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, उससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।